आज हम लोग संधि के विसर्ग संधि में हम आ जाते हैं। हम अपनी व्यंजन संधि में देखते हैं कि व्यंजन संधि के कुछ हम नियमों को कल हम देखें, अपने पिछले वीडियो में देखें। तो व्यंजन संधि में जैसे हम देखते हैं कि स्वरों और व्यंजनों के मेल से व्यंजन में विकार आता है, तो व्यंजन संधि कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही विसर्ग संधि में भी विसर्ग संधि का अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार या विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखना जरूरी है। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार, स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल होने से विकार उत्पन्न होता है, दोनों के मेल से, ठीक है, उस विकार को या फिर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दू विसर्ग जोड़ बल, दू विसर्ग जोड़ बल में हम देखते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर अर्थात ये व्यंजन है, विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होते ही विसर्ग में एक क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, र विकार उत्पन्न होता है। इसी कारण दुर्बल बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दू विसर्ग जोड़ बल, यहाँ पर विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल होते ही विसर्ग में र विकार उत्पन्न होता है, र संधि उत्पन्न होता है। इसी कारण नया शब्द दुर्बल बना। तो विसर्ग संधि के कुछ नियमों को जान लिया जाए। दो तरह से हम विकार को देखते हैं। स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग का मेल होते ही विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार या विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होते ही हम विसर्ग में हम विकार को देखें, इसी कारण नया शब्द दुर्बल बना है। आगे हम और देखेंगे। तो इस तरह से विसर्ग संधि के हम कुछ नियमों की ओर हम आते हैं। पहला नियम है कि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फिर से हम देखते हैं। पहला नियम है कि विसर्ग से पहले अगर अ हो तथा विसर्ग के बाद में अगर अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एक हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं विसर्ग जोड़ अ ओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं यशा जोड़ अभिलाषी, यहाँ पर विसर्ग से पहले लेकिन अ है। यश को अगर हम इसको हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो श जोड़ अ है, मतलब विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो विसर्ग और विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद दोनों जगह अ है, तो विसर्ग को हम ओ होते विसर्ग के स्थान पर ओ अर्थात दोनों के मेल से ओ विकार उत्पन्न हो जाता है। विसर्ग से पहले मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में थोड़ा सा यहाँ पर नियम में बदलाव करने की आवश्यकता है। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ हो तो मेल से तो सीधे यहाँ पर देना है ओ विकार हो जाता है। तभी हम देखते हैं विसर्ग जोड़ अ, ठीक है, विसर्ग जोड़ अ ओ विकार। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ओ विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। ओ विकार उत्पन्न होता है विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद। यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद इसी कारण यहाँ पर यशोभिलाषी नया शब्द बना। यहाँ पे लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि दोनों के मिल से ओ विकार है, उस जगह पर से परिवर्तन नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो यशोभिलाषी बना। इसका अर्थ हुआ कि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अगर अ है तो मेल से विसर्ग के साथ उस स्वर का उस अ के मेल से ओ विकार उत्पन्न होता है। तभी नया शब्द यशो
भीलासी बनता है। ठीक है, विसर्ग के पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद अगर अ है, मतलब विसर्ग के साथ स्वर अ का मेल होते ही क्या होता है, ओ विकार उत्पन्न होता है। तो ओ विकार उत्पन्न होता है मतलब यशोभिलाषी। ठीक है, नया शब्द बना यशोभिलाषी। ये नीचे लिखा हुआ है यशोभिलाषी। दूसरे नियम की ओर हम आते हैं कि विसर्ग के आगे अगर ग घ अंग, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म, य र ल व स में से कोई भी वर्ण हो तो तब विसर्ग के बाद विसर्ग में ओ विकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग में ओ विकार आ जाएगा, यहाँ पे विसर्ग में विकार आएगा, मतलब विसर्ग में विकार आ जाने से संधि उत्पन्न होगा और उसी संधि के कारण नए शब्द बनेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे अध जोड़ गति, विसर्ग के बाद ग है, तो विसर्ग के बाद अगर ग है तो यहाँ पर विसर्ग जो है ओ विकार, तो विसर्ग में ओ विकार, विसर्ग के बाद ग, विसर्ग के बाद अगर ग है मतलब विसर्ग और ग का मेल होते ही विसर्ग ओ में परिणत हो गया, मतलब अधोगति, नया शब्द बना अधोगति। ओ विकार उत्पन्न हुआ तो नया शब्द बना अधोगति। ये सब थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। तो अभी तक हम 2-3 क्या क्या देखें। सबसे पहले वह स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग का मेल होने से जो विकार, स्वरों और व्यंजनों के साथ स्वर हो या व्यंजन हो उसके साथ विसर्ग का मेल होते ही विकार उत्पन्न हो सकता है, या फिर विसर्ग में ही विकार उत्पन्न हो सकता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दू जोड़ बल में हम देखते हैं यहाँ पे विसर्ग में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, र विकार उत्पन्न होता है, इस कारण नया शब्द दुर्बल बना। विसर्ग संधि के नियम में हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले अगर अ है तथा बाद में अगर अ है तो ओ विकार हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के यहाँ पे उदाहरण समय देखते हैं, यही कारण है कि यशोभिलाषी बनता है। विसर्ग के पहले भी यहाँ अ था, विसर्ग के बाद भी अ था, जिससे ओ विकार बना। ओ विकार के कारण ही नया शब्द यशोभिलाषी, यहाँ पे है नया शब्द, ठीक है, यशोभिलाषी बनता है। हम दूसरे नियम में आते हैं। कि विसर्ग के आगे अगर ग घ अंग, ज झ य, ड ढ अन, द ध न, ब भ म, य र ल व स में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में ओ विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दी हूँ, विसर्ग के आगे ग है, विसर्ग के आगे ग आया, विसर्ग का ग से मेल होते ही विसर्ग जो है ओ विकार उत्पन्न हुआ, इसका नया शब्द बना अधोगति। एक और नियम में आते हैं कि विसर्ग से पहले अगर अ और आ न हो, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में ग घ अंग, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, सिर्फ विसर्ग के बाद का यही सेम चीज विसर्ग के बाद में अभी भी रहेगा, लेकिन विसर्ग के आगे अ आ नहीं दूसरा कोई स्वर रहेगा। तो विसर्ग के आगे अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, माने ई हो सकता है, बड़ी हो सकता है, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, ठीक है, ओ हो सकता है, तो कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद में ग घ अंग, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म, य र ल व, ठीक है, य र ल व ह। यहाँ पर लेकिन देखने वाली बात है, यहाँ पर श नहीं है, ल व, ठीक है, श तो नहीं है, ल व ह है। या कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, और विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग र में परिवर्तित होने विसर्ग में र विकार उत्पन्न हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे नी जो आशा में नी, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर दूसरा स्वर ई है, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है या उनमें से कोई व्यंजन हो सकता है, तो ये व्यंजन तो वहाँ पे नहीं है लेकिन कोई भी स्वर आ है, तो विसर्ग के बाद में आ है और विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर ई है, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो गया, र विकार उत्पन्न हुआ। ये रहा र, र का इसी या से मेल होते ही रा बना, मतलब निराशा, तभी नया शब्द निराशा बनता है।
वैसे ही हम दूजन में देखते हैं, विसर्ग से पहले ऊ है, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर तो ऊ है, और विसर्ग के बाद में ज है। ठीक है, ज का हम जानते हैं, यहाँ पे ज का हमारे लिस्ट में है, देख सकते हैं, ये रहा ज। तो विसर्ग र हो जाएगा। विसर्ग जो है ये र में परिवर्तित, इसी विसर्ग का जब ज से मेल होता है, क्योंकि विसर्ग के आगे ऊ है और विसर्ग का ज से मेल होते ही विसर्ग र में विकार, विसर्ग में रॉ विकार उत्पन्न होता है, अर्थात रॉ संधि के कारण नया शब्द दुर्जन बना। मैं आपको पूरा लिस्ट दे देती हूँ, ये कुछ नियम तो मैंने आपको बताया, तब जाके आपका यह संधि पूरा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इन्हें आप पाठ कर पाएंगे। इन नियमों को थोड़ा देख लीजिए। ये रहा विसर्ग के कुछ नियम। पहले तो हम देखते हैं विसर्ग में, ठीक है, मैंने थोड़ा आसानी से दिया था, थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ ज़्यादा है, मैं थोड़ा आसान करके लिख कर दी थी कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग से बाद में अगर अ है तो ओ विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग से बाद में अ है तो ओ विकार, जैसे कि यशोभिलाषी, मनोकूल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो ओ विकार विसर्ग का जैसे ही अ से मेल होता है तो ओ विकार उत्पन्न हुआ, तभी मनोनुकूल। ठीक है, ओ विकार का उत्पन्न होते ही मनोनुकूल, ठीक है, ओ विकार, और वही ओ विकार ओ संधि का मनोनुकूल नया शब्द बनता है। फिर हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद में अगर ग घ अंग ये सारे जो वर्ण अगर आते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सरोवर, अब यहाँ पे सरोवर देख सकते हैं, जैसे कि विसर्ग के बाद व आया तो विसर्ग का ओ हो गया, ओ विकार में विसर्ग परिवर्तित हो गया, या विसर्ग जो है वो विसर्ग में ओ विकार उत्पन्न हुआ, ओ विकार के उत्पन्न होने से ओ संधि के कारण सरोवर नया शब्द बना। ये हम यहाँ पे ये नियम मैं बता चुकी, इसके सारे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। फिर हम देखते हैं, आपको मैं ठीक से थोड़ा दिखा दूँ, ये सारा आपको थोड़ा नोट करते जाना है, पता नहीं सारी किताबों में इस तरह से है कि नहीं। आसान है, थोड़ा याद कर लेने से ही, बार बार 3-4 दिन इसको अभ्यास करने से ही ये कंठस्थ हो जाता है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती है, उसे थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता है। और कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने भी जो बताया, अ और आ को छोड़कर विसर्ग के बाद अगर ये सारे व्यंजन हैं तो विसर्ग का रॉ में बदल जाना, विसर्ग का श में बदल जाना, अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग स में, देख सकते हैं आप, विसर्ग जो है विसर्ग में स विकार उत्पन्न होने के कारण ये हुआ नी छल। विसर्ग के बाद छ के आने से विसर्ग का स विकार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए नया शब्द निश्चल बनता है। विसर्ग का स बनना आप देख सकते हैं, विसर्ग से बाद में अगर त और स हो तो विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है। और एक है नियम, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ म में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, नी क।
नी विसर्ग कलंक, विसर्ग के बाद में क के होने के कारण विसर्ग में श विकार, मूर्धन्य श विकार के आ जाने से निष्कलंक नया शब्द, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही हम विसर्ग के लोप होने को भी हम देखते हैं। अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो या और बाद में कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप भी होता है। जैसे अतएव में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में उससे अलग दूसरा स्वर है ए है, ठीक है, तो विसर्ग का लोप भी हो जाता है। विसर्ग के आगे अगर र है और तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के आगे र होने से विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि नी रस, जैसे नीरस विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व स्वर को दीर्घ कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे माने बाद है, नी, इस विसर्ग के आगे र है तो विसर्ग का लोप तो होगा ही, और ये जो नी छोटी है ये उसमें बड़ी हो दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग के आगे छोटी ई था वो अब दीर्घ ई हो जाएगा। पूर्व स्वर, कोई स्वर तो अवश्य ही है, वो स्वर अब दीर्घ हो जाएगा। हम इन सारे में हम देख सकते हैं। तो ये कुछ हम विसर्ग के नियमों को सीखे, विसर्ग संधि के। इन्हें आपको लिखकर बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका संधि पूरा हो पाएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन अंततः कठिन नहीं है। तो इस तरह से ये विसर्ग के मैं कुछ उदाहरण विसर्ग संधि के नियमों के साथ आपको दी। आशा करती हूँ कि आप इससे कंप्लीट कर लेंगे, लिख कर समझेंगे अच्छे से। तो संधि का, तीनों संधि का यहीं तक। अगले वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ अभ्यास काम को लेकर आऊँगी। तो आज तक के लिए यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर कोई कठिनाइयाँ, किसी प्रकार का कोई मुश्किल है तो आप कमेंट में मुझे दीजिएगा। तो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।